अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में फेब्रुअरी जो है वो फोकस और डिसिप्लिन डिमांड करता है आप लोगों से, क्योंकि आपका 10th हाउस जो है वो सजिटेरियस है, और सजिटेरियस में कोई प्लैनेट है नहीं, लेकिन मून की जो प्लेसमेंट्स होंगी, जो ट्रांजिशंस होंगी, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है और आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो बैठा हुआ है जेमिनी में, यानी आपके 4th हाउस में, और 4th हाउस से वो 7th एस्पेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को। तो 10th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। करियर में आप लोगों को ग्रोथ भी मिल रही है। आप लोग अगर काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपको बॉसेस की अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग साढ़े साथी के सेकंड फेज में एंटर हुए हैं, तो जैसे जैसे आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है या आपको काम भी मिल रहा है, तो बर्डन भी आपके लिए एक्सट्रीमली हाई होता जा रहा है। एनजाइटी भी ट्रिगर कर सकती है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है, एक मुसीबत ख़त्म हो रही है, दूसरी सर पे खड़ी हुई है। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके लिए बन रही हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हैवी लग रही होंगी। एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल जाना, एक के बाद एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाना, क्योंकि जुपिटर का काम है एक्सपेंड करना। और जो शनि है, सैटर्न है, वो बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो वो आपको यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है, आपको एनजाइटी का शिकार कर रहा है। तो आप लोगों को करियर में तो फिलहाल ग्रोथ मिल रही है, और 2 जून तक आपको ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत क्या है कि आप लोग साढ़े साथी में हैं, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए काम नहीं करेंगे तो आपकी जो आउटर इमेज है या आपका जो पर्सोना है वो बहुत वीक होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है या इम्पल्सिव एक्शंस हैं, उनसे आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और ये ख़ास तौर पे आपके नेटवर्क्स और आपके दोस्त यारों के लिए, आपके सर्कल्स के लिए, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बात अहमियत रखती है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और ईगोइस्टिक हो सकते हैं वहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, जहाँ से आपको डील्स जो हैं आपकी वो मिस हो सकती हैं। केतु आपके 6th हाउस में बैठा है, सैटर्न पहले घर में बैठा है जैसे मैंने बताया। तो हेल्थ और वर्क लाइफ पर जो बैलेंस है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए 11th हाउस कैप्रिकॉन है। मार्स और सन, वीनस, मरकरी यहीं बैठे हैं, लेकिन वीनस और मरकरी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 12th हाउस में। तो जो गेम्स और नेटवर्किंग के लिए बहुत फेवरेबल प्लानिटरी पोजीशंस हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इगोइस्टिक अप्रोच साइड पर रख दीजिएगा और ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी मामले में नहीं होइएगा। लेकिन मार्स और राहु का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी बनाता है, इन्वेस्टमेंट्स या स्पेकुलेटिव डिसीजंस को रिस्की भी करता है आप लोगों के लिए। और यही 5th हाउस को भी एक्टिवेट करते हैं जो आपके 11th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं। और जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो वो आपको क्रिएटिविटी और स्पेकुलेटिव प्लानिंग को रिव्यू करने के सिग्नल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप लोग ये रिव्यू करेंगे तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कामयाबियाँ मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर आपका 4th हाउस में भी बैठा है और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। आपका अपना घर जो है उसमें भी आपको ध्यान देना है, वरना आपका जो घर है वहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी,
क्योंकि जुपिटर एक दिए की मानंद होता है। जब आप दिया जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी होती है, लेकिन दिए के नीचे नहीं होती। तो अपने घर पे ज़रूर आप लोगों ने काम करना है। इस टाइम पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बातचीत चल रही होगी, आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकती हैं, गाड़ी भी आप लोग खरीद सकते हैं, या घर से रिलेटेड आप लोगों के खर्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका घर एक्सपेंड ही होगा, कम नहीं होगा फिलहाल। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा एहतियात करना है कि आप लोगों ने शॉर्ट टर्म जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चले गए, बिना रिसर्च के चले गए, तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। आगे बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ और जो रोमांस है वो फरवरी में इमोशनल इवेल्यूएशंस का महीना है आप लोगों के लिए। मार्स और सन जो है वो आपके 11th हाउस में है, 5th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं इमोशनली, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। आप लोगों की अना पर आ जाता है कि अगर आपका पार्टनर आपको किसी चीज़ से मना कर रहा है तो इस चीज़ से आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है, वरना जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं, इंटीमेसी है, वो थोड़ी सी वीक होगी आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी जो इंटीमेसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने ईगोइस्टिक अप्रोच नहीं अपनानी, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल सेंसिटिविटी यहाँ पे उठ सकती है। शादीशुदा लोगों की बात की जाए, पार्टनरशिप्स की बात की जाए, तो 7th हाउस विर्गो है आप लोगों का। प्लानिटरी इन्फ्लुएंस यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो 7th एस्पेक्ट से आपके मैरिज के घर को देख रहा है। और केतु जो है वो आपके 6th हाउस में है। तो ये आपको इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ लेके जा रहा है, आपके पार्टनर से आपको डिस्टेंस करवा सकता है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, सब्र के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके जो कमज़ोर रिश्ते होंगे वो टूट जाएंगे, और जो आपके मजबूत रिश्ते होंगे वो यहाँ पे निखर के आगे आएंगे। आपके रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स हैं, अब आपकी रिफ्लेक्शंस उन पर पड़ेंगी, और आपको खुद अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना होगा। इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह होंगे। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए जो फरवरी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और बैलेंस रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल्स देता है। आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है और 12th हाउस में राहु बैठा है, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है ये आपको सब्र और एंड्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मार्स और सन को मैं देखूँ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में आ रही हैं। ओकेजनल आप लोगों को फटीग भी होगी, थकावट का भी शिकार रहेंगे। मून आएगा कैंसर में और स्कॉर्पियो में या 1, 10 और 28 फेब को। तो इमोशनल स्ट्रेस या स्लीप डिस्टर्बेंस आप लोगों को फील हो सकती हैं। 6th हाउस आप लोगों का लियो है, केतु बैठा हुआ है। आपको इम्यूनिटी और माइनर हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, रिफ्लेक्शंस कीजिए, अपनी मेंटल फटीग को रिड्यूस कीजिए। प्रॉपर आपका रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन रखिए, लाइट एक्सरसाइजेज मेंटेन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस हो, और अपनी जो आउटर पर्सनालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, वरना वक्त से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा बड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की। तो इस महीने जो सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं वो आप लोगों के लिए वो इमोशनल सेंसिटिविटी है, इम्पल्सिव डिसीजंस हैं, फाइनेंस से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको ओकेजनली फटीग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो रहे हैं। राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग और डिटैचमेंट क्रिएट करती हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए थोड़े से चैलेंजेस हैं, इन पे आप लोगों को खुद ही काम करना है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो 11th हाउस कैप्रिकॉन है और 5th हाउस जो है वो आपका कैंसर है। पॉजिटिव प्लानिटरी पोजीशंस हैं, इन्फ्लुएंस अच्छा है यहाँ पे। और फ्रेंडशिप्स जो हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। नेटवर्क से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। क्रिएटिव प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। मून पाइसेस में आएगा 19 को, और टॉरस में जाएगा 23 फेब को। तो इन दिनों में क्रिटिकल डिसीजंस और इमोशनल क्लैरिटी के लिए आइडियल टाइम होगा आप लोगों के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, सब्र के साथ लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ को सेट करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ सुथरा नहीं होगा आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें।
जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुई। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइफ को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।